दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने बात की थी शिंडलर्स लिस्ट की डिटेल स्टोरी के बारे में। इस पार्ट में हम कुछ ऐसे पहलुओं, सिंबॉलिज्म्स के बारे में जानेंगे जिन्होंने इस फिल्म को उस ऊंचाई पर पहुंचाया जहां आज ये मौजूद है। समझेंगे उन सभी अहम चीज़ों को जो इसे इतना आइकॉनिक बनाती है। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको फॉरेन सिनेमा की उन मूवीज़ के बारे में जानकारी दूं जो शायद आपको कहीं और ना मिले। इसलिए ऐसी ही और दिलचस्प मूवीज़ के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं सिनेमैटिक ज्ञान। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, इसमें पहली सबसे खास चीज है कैंडल जलाना। फिल्म की शुरुआत सबात सेरेमनी से होती है और ये सब कलरफुल है। एक हाथ एक मोमबत्ती जलाता है और जब लौ रंगीन रहती है तो बाकी दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है। ये स्पीलबर्ग का हमें उस वक्त से आगे ले जाने का तरीका है जब नाजिज्म ने दुनिया से रंग छीन लिया था और नाजी जर्मनी के अंधेरे में धकेल दिया था। लेकिन यहाँ चीजें उससे भी ज्यादा हैं। जूइश लोगों के लिए कैंडल जलाना सबात मनाने की कमांडमेंट का पालन करते हुए भगवान के साथ उनके रिश्ते को दर्शाता है। पहले सीन में कैंडल जलाने का मतलब है कि स्पीलबर्ग जूइश आस्था की मजबूत पुष्टि के साथ शुरुआत करना चाहते हैं। वो हमें बताना चाहते हैं कि ये एक जूइश स्टोरी है, नाजी कहानी नहीं है। जैसे ही ये छोटा सीन खत्म होता है, कैंडल बुझ जाती है, जैसा कि होना ही था। ये एक लोडेड इमेज है क्योंकि यूरोप में जूइश लाइफ उस कैंडल की तरह बुझने वाली है। और भगवान की बात करें तो शायद लौ का बुझना स्पीलबर्ग से अक्सर पूछे जाने वाले एक सवाल का जवाब देने का तरीका है कि हॉलोकास्ट के दौरान भगवान कहाँ थे। सभी धर्मों के श्रद्धालु लोगों ने यह सवाल पूछा। स्पीलबर्ग यहाँ कैंडल ब्लेसिंग से लेकर जूस को उनके घरों से डिपोर्ट करने वाली ट्रेन्स तक के ट्रांजिशन सीन के साथ ये संकेत दे रहे हैं कि ये उनके लिए एंड की शुरुआत है। फिल्म के एंड में फैक्ट्री में सबात सेरेमनी के लिए एक और कैंडल जलाई जाती है और उस पहली कैंडल की तरह इसमें सटल क्वांटिटी में कलर होता है। ये ना सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट को जोड़ता है बल्कि ये जूइश लाइफ की छोटी सी झिलमिलाहट की रिप्रेजेंटेशन करता है जिसे जलते रहने के लिए जिंदा रखा गया है। नाजियों ने यूरोप के ज्यादातर जूस को मार डाला लेकिन वो सभी को खत्म नहीं कर पाए, इसलिए ये लोग आज भी फल फूल रहे हैं। फिल्म में दूसरा सबसे अहम सीन और किरदार है रेड कोट वाली लड़की। क्या आप फिल्मों के उन सीन्स को जानते हैं जो बिजली के झटके की तरह होते हैं? ये कुछ इसी तरह का था। गेटो की लिक्विडेशन के दौरान शिंडलर ने एक छोटी लड़की को लाल कोट में सड़कों पर दौड़ते हुए देखा। ये हम सब जानते हैं क्योंकि ये पूरी फिल्म में इस्तेमाल किए गए कलर के कुछ इंस्टेंसेस में से एक है जिसमें रेड कोट बाकी ब्लैक एंड व्हाइट सीन के बिल्कुल उलट है और काफी एविडेंट भी है। उस कोट में इतना अहम क्या है? स्पीलबर्ग इसके साथ क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले ये वो मोमेंट है जब ऑस्कर असल में इन सब चीजों को प्योरली फील करता है। वो लिक्विडेशन के केओस को देखता है और इस सब का हॉरर उसे झंझोर कर रख देता है। स्पीलबर्ग हमें इसे शिंडलर के एक मॉरल टर्निंग पॉइंट की तरह दिखाना चाहते हैं। कलर ऑस्कर को उन लोगों की ह्यूमैनिटी की तरफ खींचता है जिनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। दूसरा, ये हॉरर को इंडिविजुअलाइज करने का एक पावरफुल तरीका है। लाखों लोगों के मर्डर से सुन्न हो जाना आसान है। एक कहावत है जिसका क्रेडिट जोसेफ स्टालिन को दिया जाता है और वो ये है कि एक मौत एक ट्रेजेडी है, 10 लाख मौतें एक स्टैटिस्टिक है। यहां तक कि मदर टेरेसा ने एक बार फेमसली कहा था, अगर मैं मासिस को देखूंगी तो मैं कभी एक्ट नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अगर मैं किसी एक को देखूंगी तो मैं ऐसा जरूर करूंगी। इसलिए मास ट्रेजेडीज के बारे में तब तक कुछ नहीं करना आसान है जब तक हमारा ध्यान एक इंसान की कहानी पर फोकस ना हो जाए, जैसे सीरियन रिफ्यूजी लड़का मौत हो जाने के बाद बह गया, या कोई एक भूखा बच्चा, वियतनाम वॉर के दौरान नेपोलियन से जलती हुई लड़की की फेमस तस्वीर। ये इंडिविजुअल कहानियां लोगों में कंपैशन भर देती हैं और हमें उम्मीद है कि एक्शन की तरफ भी जरूर मोटिवेट करती हैं। लाल कोट वाली लड़की के सीन में हम एक जिंदगी पर फोकस करते हैं। उस लड़की को 2 से मल्टीप्लाई करें, उन लड़की को 4 से, उन लड़कियों को 16 से मल्टीप्लाई करें
और आप देख सकते हैं कि ये सब चीजें कहाँ जा रही हैं। स्पीलबर्ग हमें मॉन्स्टर्स लॉस के सागर में एक बूंद दिखाना चाहते हैं ताकि मारे गए 6 मिलियन ज्यूज के ह्यूमन डायमेंशन को ठीक से समझा जा सके। और यही रीजन था कि इस किल्ड पार्ट को पूरी तरह से स्पष्ट और महसूस करवाने के लिए स्पीलबर्ग दूसरी बार रेड कोट वाली लड़की के पास लौटते हैं जब उसका शरीर एक ठेले में पड़ा होता है जिसे हजारों बाकी लाशों के साथ जलाया जाना था। ये वाकई फिल्म का सबसे शॉकिंग और हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था। फिल्म में इसी तरह का एक और इम्पॉर्टेंट सीन है जो है मशीनिस्ट की मौत। स्टर्न ने फैक्ट्री में काम करने के लिए जिस एक हाथ वाले मशीनिस्ट को काम पर रखा है वो मशीनिस्ट बिल्कुल भी नहीं है। वो बुजुर्ग है और अपने पहले से ही रेगुलर बीटिंग्स के सबूत दिखाता भी है। स्टर्न ने उसे काम पर रखा क्योंकि नाजियों ने आमतौर पर पहले विकलांगों को मार डाला था। वो उनके लिए किसी काम के नहीं थे। काम करने के लिए हेल्दी इनफ होना मारे जाने से बचने का एक तरीका था और स्टर्न जानता है कि फैक्ट्री में काम करना ही इस आदमी की एक लौती उम्मीद है। शिंडलर को शक था लेकिन स्टर्न ने बमुश्किल उसे इस अश्योरेंस के साथ शांत किया कि मशीनिस्ट बहुत स्किल्ड है। यह बहुत लंबे वक्त तक काम नहीं कर सका। नाजियों ने उस आदमी को गोली मार दी लेकिन ये शिंडलर को नाजियों के खिलाफ ज्यूज के साथ खड़े होने की पहली रियल अपॉर्चुनिटी देता है। वो ऐसे साफ तौर पर अनक्वालिफाइड वर्कर को काम पर रखने के लिए स्टर्न पर गुस्सा है, लेकिन जब वो नाजियों से अपने एक वर्कर की मौत के बारे में शिकायत करता है तो वो स्टर्न के शब्दों को दोहराता है, क्वाइट स्किल्ड। स्किल्ड शब्द बार बार सामने आता है लोगों की जान बचाने के लिए शिंडलर का कन्वीनियंट जस्टिफिकेशन। वो ये नहीं कह सकता उन लोगों को गोली मारना इनक्रेडिबली रॉन्ग है और मैं इंटरफेयर करके तुम्हें रोकूंगा। अगर उसने ऐसा किया तो वो अगला आदमी होगा जिसे गोली मार दी जाएगी। इसके बजाय उसे ये दिखावा करना होगा कि उसका इंटरेस्ट सिर्फ रिजल्ट्स में है। वॉर एफर्ट्स के लिए स्किल्ड वर्कर्स जरूरी हैं, यानी कि वो नाजीज के लिए ही फायदेमंद हैं। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है वो उस जस्टिफिकेशन को हर किसी तक फैला देता है, यहां तक कि अपने बच्चों को 45 मिलीमीटर शेल केसिंग के अंदर पॉलिश करने के लिए उनकी जरूरत के बारे में एक कन्विंसिंग इन्वेंशन भी किया, क्योंकि सिर्फ इसके लिए उनके छोटे हाथ ही सफिशिएंटली स्किल्ड होते हैं। मशीनिस्ट की मौत लाल कोट में छोटी लड़की की मौत की तरह शिंडलर के लिए एक मॉरल रेवलेशन थी जिसने उसे लोगों का शोषण करने के बजाय उन्हें बचाने के बिजनेस में उतरने के लिए मोटिवेट किया। इन सभी के अलावा जो चीज़ यहाँ बहुत ज़रूरी है और वो मूवी में अपना बहुत अहम असर छोड़ती है वो है ज्यूस के पीछे छोड़े गए सूटकेसेस। ज़रा इसे इमेजिन करें, आप एक अजीब जगह की लंबी जर्नी पर जा रहे हैं और हो सकता है कि आप कभी वापस ही ना आए। आप सिर्फ एक सूटकेस ले जा सकते हैं, आपके पूरी ज़िंदगी में से एक सूटकेस। आप इसे किससे भरेंगे? कुछ गर्म कपड़े, आपका कीमती सामान, आपके परिवार की तस्वीरें, कुकवेयर जैसी प्रैक्टिकल चीज़ें, आपका म्यूज़िक, फ़ोन, किताबें, क्या? जैसे ही जूस को गेटो से एक्सटर्मिनेशन कैंप्स में ले जाया जाता है उन्हें एक सूटकेस की परमिशन दी जाती है। उन्हें उन सूटकेस और बाकी सामानों को इस इंस्ट्रक्शंस के साथ छोड़ने के लिए कहा जाता है कि उन्हें बाद में किसी तारीख में ये वापस भेज दिया जाएगा। हर कोई अपने सामान पर लेबल लगाने के लिए बहुत मेहनत करता है और देखभाल करता है और फिर उन्हें पीछे छोड़ देता है, जिस पॉइंट पर उन्हें सॉर्ट करने के लिए ढेर पर फेंक दिया जाता है। लेकिन जहां वो जा रहे हैं वहां उन्हें उनमें से किसी चीज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑशविट्स को आजाद कराने वाले सोल्जर्स ने सूटकेस के पहाड़ों को डिस्कवर किया। सूटकेस और बाकी चीजें बहुत ही डायरेक्ट और ब्रूटल तरीके से इस बात का सिंबल हैं कि कैसे नाजी ज्यूज एग्जिस्टेंस और कल्चर के सभी सबूतों को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यह कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट को दर्शाता है। हम तस्वीरें, लेटर्स, ज्वेलरी, जूइश रिचुअल्स की चीजें देखते हैं, वो सभी चीजें जो जिंदगी बनाती हैं। नाजियों ने या तो कहीं और बांटने और बिक्री करने के लिए या सिर्फ डिस्ट्रक्शन करने के लिए उन सभी को ढेर में बांट दिया। हर एक सूटकेस एक जिंदगी को रिप्रेजेंट करता है, चीजें जो लोगों के लिए मायने रखती हैं, वो लोग जिन्होंने इस हताश और पूरी तरह से इररेशनल होप के साथ उन्हें पीछे छोड़ दिया कि कोई उन्हें अपने साथ वापस ले आएगा। जब आप वॉर हाउस में वर्कर्स को कचरे जैसे सभी सामानों को छांटते हुए देखते हैं तो ये उन लोगों के पूरी तरह से डीह्यूमनाइजेशन के बारे में एक स्टेटमेंट है जिन्होंने उन चीजों को आज तक संजो कर रखा है। अब बात करते हैं इस फिल्म में की गई सबसे दर्दनाक
और हॉरर चीज़ों में से एक के बारे में, यानी कि मरे हुए लोगों को जलाने वाले इंसिडेंट के बारे में। यह फिल्म के सबसे डीमोरलाइजिंग सीन्स में से एक है। नाजियों ने क्रैकाओ गेटो में मारे गए लोगों की बॉडीज को कब्र से बाहर निकाला और उन्हें जला दिया। गार्ड्स ये सब देखकर हंसते हैं और हमारी नज़र ढेर में लाल कोट वाली छोटी लड़की पर पड़ती है। यहाँ बॉडीज के मास डिस्पोजल के अलावा और भी बहुत कुछ चल रहा है। ज्यूइश ट्रेडिशन में क्रीमेशन यानी मरने के बाद लोगों को जलाना फॉरबिडन है। हालांकि कुछ मॉडर्न ज्यूज क्रीमेशन का चुनाव करते हैं। मौत के 24 घंटे के अंदर मरने वाले के शरीर को धोया जाता है और उसे दफना दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह मरे हुए इंसान के प्रति रिस्पेक्ट दर्शाता है। क्रीमेशन नाजियों की सिस्टमैटिक मर्डर्स में जोड़ा गया एक और एबॉमिनेशन है। ऑशविट्स में क्रीमेशन हाईटेक हो गया क्योंकि नाजियों ने इसी पर्पस के लिए डिजाइन किए गए क्रेमेटोरिया बनाए थे। गैस से मारे गए, भूख से मारे गए और अदरवाइज मारे गए लोगों की संख्या को ये अवन शायद ही झेल सके। कैनेडी के नोवेल में हमें पता चलता है कि शिंडलर्स ने फ्रोजन हुई औरतों और बच्चों के एक ग्रुप को बचाया जो ऑशविट्स के लिए ट्रेन में थे, लेकिन चेकोस्लोवाकिया में उनकी फैक्ट्री के पास छोड़ दिए गए थे। बिना खाने, पानी या गर्मी की कैटल कार्ट में 10 दिनों तक रहने के बाद कई लोग उसमें मारे गए। शिंडलर्स ने लोकल अथॉरिटीज को इस बात के लिए मना लिया कि वे बॉडीज को उनके द्वारा खरीदी गई जमीन के एक टुकड़े में दफनाने दें। जब नाजियों ने उसे उन बॉडीज को जलाने के लिए कहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की एंडिंग के बारे में। शिंडलर द्वारा अपनी इम्प्रोविज्ड कंडीशन को एक्सेप्ट करना उस टोटल चेंज को दर्शाता है जिसने पूरे वॉर के दौरान उसमें बदलाव ला दिया। वो शांति से इस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करता है कि उसके पास अब कोई पैसा नहीं है, ये समझते हुए कि उसने दूसरों की जान बचाने के लिए अपना पैसा खो दिया है। उसकी बैंकरप्सी भी एक कन्वीनियंट टाइम पर आती है, यानी वॉर के एंड के साथ, जब फैक्ट्री वैसे भी बंद ही होने वाली होती है। फैक्ट्री फ्लोर पर शिंडलर की स्पीच फिल्म के सबसे मूविंग मोमेंट्स में से एक है। वो जूस के प्रति अपनी गहरे डीपेस्ट थैंक्स और कॉन्डोलेंसेस जाहिर करता है। वो खुद को उस लेवल तक विनम्र करता है जो अभी तक फिल्म में नहीं देखा गया है। नाजी सोल्जर्स के लिए उसका मोशन जोखिम भरा है, लेकिन ये एट्रॉसिटीज ऑफ हॉलोकास्ट और अपनी ही पार्टी के प्रति नफरत के बावजूद ह्यूमैनिटी में उसके विश्वास का रिप्रेजेंटेशन करता है। जर्मन सैनिकों का इस तरह चले जाना ये भी याद दिलाता है कि जर्मन सेना में भर्ती सभी लोग मर्डर नहीं करना चाहते थे। उनका बाहर जाना एक अपलिफ्टिंग मैसेज देता है। जूस के लिए शिंडलर का साइलेंस मोमेंट उसकी रिस्पेक्ट और उसकी ह्यूमैनिटी की एक्नॉलेजमेंट को दर्शाता है। एक ऐसी कार्रवाई जो फिल्म के बाकी हिस्सों में देखे गए लगातार डिह्यूमनाइजेशन के खिलाफ सीधे काम करती है। इसके अलावा रेबाई की प्रार्थना के बाद शिंडलर का क्रॉस का चिन्ह रिलीजियस कोहैबिटेशन की पॉसिबिलिटी का मैसेज देता है। शिंडलर को प्रेजेंट की गई अंगूठी में पूरी फिल्म का मैसेज समाया हुआ है। लेटर के साथ शिंडलर को इसकी प्रेजेंटेशन ये दर्शाती है कि शिंडलर के वर्कर्स के मन में उनके प्रति कितनी रिस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड था। गोथ की फांसी से कुछ वक्त पहले का यह सीन पावर बाय फियर पर पावर बाय रिस्पेक्ट की जीत को दर्शाता है। शिंडलर का इमोशनली टूटना उसके वर्कर्स के मन में उसके प्रति रिस्पेक्ट को बढ़ाता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि उसमें भी स्ट्रॉन्ग इमोशंस की पावर है जो इस पॉइंट तक शिंडलर में नहीं देखी गई थी। गौरतलब है कि मजदूर रेलवे ट्रैक के ऊपर जागते हैं। पूरी फिल्मों में ट्रेनों को आगे बढ़ाने के सिंबल की तरह इस्तेमाल किया गया है। फिल्म के एंड तक हर पॉइंट पर वो जूस को ऑशविट्स में ले जाते हैं और एज ए कॉन्सिक्वेंस उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। आज़ाद होने के बाद रेल की पटरियों के ऊपर सोकर जूस मौत के इस सिंबल पर जीत हासिल कर रहे हैं। वो प्रलय से बच गए हैं और उन्हें मौत के रास्ते पर नहीं डाला गया है। वो अब बिना चोट खाए पटरियों के किनारे पर खड़े हो सकते हैं। सिनेमैटिक रियलिज्म को बढ़ावा देने और डॉक्यू ड्रामा के जॉनर का पालन करने के लिए स्पीलबर्ग ने एंड में एक्टर्स को रियल वर्ल्ड सर्वाइवर्स में बदल दिया। ऐसा करने में वो एक्टर्स को सीधे उनके रियल वर्ल्ड के काउंटर पार्ट से जोड़ते हैं और दर्शकों में सच्चाई की भावना को पैदा करते हैं। कलर में ट्रांजिशन भी ऑडियंस को प्रेजेंट टेंस में लाता है और उस ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म की हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री लाइक क्वालिटी को उजागर करता है जिसे ऑडियंस ने अभी तक देखा है। एक्चुअल सर्वाइवर्स और एक्चुअल एक्टर्स की पार्टनरशिप कहानी की ट्रूथफुलनेस को बढ़ाने का काम करती है। एपिलॉग टाइटल्स
ऑडियंस को ये याद दिलाने का काम करते हैं कि जो फिल्म उन्होंने अभी देखी वो एक सच्ची कहानी है, एक असली आदमी और असली वर्कर्स पर बेस्ड है। इसलिए वो सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि रियल वर्ल्ड की कॉन्सिक्वेंसेस और रिजल्ट्स वाली एक कहानी है जो वाकई आपकी ज़िंदगी बदलने की ताकत रखती है। और इसलिए हर सिनेमा लवर को इस फिल्म को कम से कम एक बार तो ज़रूर देखना चाहिए। तो दोस्तों, ये था शिंडलर्स लिस्ट का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको भी मूवी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए। अगर आपके कुछ सवाल या ओपिनियंस है तो उन्हें कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।